स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आप लोगों ने बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाने थे, जो क्या होता है और वो किस चीज़ पे इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया होगा। है आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन्स के जो लॉज हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट इतना है कि यहाँ से लेके आपको क्लास 11 तक इस्तेमाल होंगे, यूज़ होंगे। इसलिए कोई भी एक पॉइंट को स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा और हर एक पॉइंट को अपने आसपास चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हम लोग का क्या टॉपिक है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड थर्ड वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लॉज में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में जानेंगे, इनर्शिया के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना, हम लोग का एनसीईआरटी पूरा बेस्ड है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी ही सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने सबसे पहले ला दिया, यानी कि न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ दिए। ठीक है ना, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो। जैसे मान लिया आप कहीं पर भी बैठे हो, आपने टेबल चेयर पे बैठे हो, आपके सामने बुक है, बॉटल्स है, कुछ भी है। देखो, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही है, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप पुश करोगे वो बुक क्या होगी? गिर जाएगी, या बॉटल वगैरह जो भी आपके पास आसपास रखा वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पुश किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया। ठीक है ना, तो न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ में ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। समझ में आ रही है बात? यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो फर्स्ट लॉ आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फर्स्ट लॉ में अभी हम लोग और भी आगे जानेंगे, बहुत सारी टॉपिक है, इसलिए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को पहले लिख लेते हैं बच्चों कि न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है और न्यूटन ने ये लॉ दिया तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जानेंगे हम लोग। ए बॉडी एट रेस्ट, a body at rest or uniform motion will remain at rest, and a body in motion
will continue a body in motion will continue in motion in a straight line. ठीक है ना, in a straight line. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. With a uniform speed, देखिए मैंने जो बात आपको समझाई बस सेम मैंने वही चीज को लिख दी है यहाँ पर कि न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया उसमें क्या कह रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless external force is applied on it. एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया है. जो बच्चे नहीं देखे वो जा करके ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा. ये न्यूटन्स ने अपने पहले लॉ में बताया है. क्लियर है पॉइंट. आई होप कि आप लोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और लिख लेंगे या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे. ठीक है ना. और अच्छे से हम लोग इसको लिख लेंगे. A body at rest will remain at rest. A body at rest will remain at rest unless an external force इज अप्लाइड. ठीक है ना. ये हम लोग पॉइंट में लिख रहे हैं ताकि एग्जाम्स में अगर आए तो हम लोग पॉइंट वाइज आंसर दें. ए बॉडी एट मोशन या इन मोशन करिए ज्यादा अच्छा सही रहेगा. ए बॉडी इन मोशन will remain in motion a body in motion will remain in motion with the same speed in same direction. देखिए with the same speed in the same direction same speed and same direction. ठीक है. same speed and same direction unless an external force is applied. ठीक है ना. देखिए यहां पर जो सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन क्या है कि न्यूटन ने पहला लॉ जो दिया, उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दें. तो अगर
उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है, तो कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है तब तो स्पीड चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, जैसे ही उसको हम पुश किए तो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या उसका डायरेक्शन चेंज। मान लिया कि एक दोस्त तुम्हारा साइकिल से जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में वो जा रहा है, बिल्कुल भी ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम कहेंगे हाँ वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको हम पुश किए तो क्या हो गई, या तो उसकी स्पीड बढ़ गई या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को मेंशन किए हम, द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। अगर वो मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, कोई ऑब्जेक्ट आप रेस्ट में हो तो भैया वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। इसका अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे आप एक जस्ट एग्जांपल लो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। अब उस बुक्स में से आपको फिजिक्स की बुक को निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, फिजिक्स की आपकी पूरी क्लास की बुक, 10th क्लास की बुक या 9th क्लास की बुक, 9th क्लास की सारी बुक जो है वहाँ पर रखी हुई है। अब उस सारी बुक्स में से आपको सिर्फ फिजिक्स की बुक ही निकालना है जो कि एकदम बीच में है और हमको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, उस बुक को जैसे ही फोर्स से खींचते हो, पुल करते हो, जैसे ही खींचते हो देखते हो कि ऊपर की सारी बुक जो है वो नीचे आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो बुक जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट। इसका और भी एग्जांपल मैं आपको दूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हो गया एक्सटर्नल फोर्स को मैंने बार बार यहां पर नोट किया है इसलिए क्योंकि इंटरनल फोर्स का कोई वर्क नहीं है। अब भैया आप बोलोगे कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्स, आप सोच रहे हो कोई चीज अपने मन में ला रहे हो, डिप्रेशन में हो, ये सब क्या है, इंटरनली फोर्स है। समझ में आ रही है, इंटरनली एक फोर्स है। तो उस फोर्स से आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप अपने दिमाग से उसको क्या करोगे, मोशन में नहीं ला सकते हो। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने दिमाग से आप क्या रुक जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इंटरनल फोर्स अप्लाइड नहीं हो सकता है। और इंटरनल फोर्स मैंने बता दिया जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप माइंड में आप सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो वो आपका क्या है, कि इंटरनली फोर्स है। समझ में आ रही है बात। तो ये आप न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है हमेशा चेंज कब होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह कर, नॉट इंटरनल फोर्स वर्क, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी जो अभी हम लोग पढ़े हैं सेम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया जो है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कहो कि एक बहुत ही जिद्दी है, यानी कि बहुत जिद्दी चीज, या इस इनर्शिया को लो जिद्दी, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, इसका काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये करता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बोलेगा नहीं तुमको मोशन में नहीं आना है, तुम रेस्ट में ही रहो। समझ में आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने से रोकता है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने से रोकता है, बोलता है नहीं तुम उसी स्टेट में रहोगे, रेसिस्ट करता है, ठीक है ना, रोकता है। समझ में आ रही है, कोई भी, या कह लो ये बहुत जिद्दी है, इनर्शिया मतलब जिद्दी, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या कर लो, जिद्दी। और जिद्दी से समझ लो कि बहुत जिद्दी है, मतलब कि जो जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो इनर्शिया क्या करता है, उसको रोकता है, मोशन में आने से रोकेगा, ठीक है ना। इनर्शिया का क्या काम बच्चों, इनर्शिया का काम ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या करता है, उसको मोशन में आने से रोकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैंने फोर्स अप्लाई किया कि नहीं इसको मैं मोशन में लाऊंगी, तो इनर्शिया क्या करता है, रोकता है, नहीं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं आएगा ये। तो ये है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको भी रोकता है कि नहीं तुमको रेस्ट में नहीं आना है। समझ में आ रही बात। तो इनर्शिया इसी को कहते हैं। इनर्शिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनर्शिया टफ है या इनर्शिया के नाम से घबरा जाते हैं। इनर्शिया कुछ नहीं है बच्चों, ये एक रिसिस्ट प्रॉपर्टी है
ठीक है ना। ये क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये कहता है कि नहीं तुमको रेस्ट में ही रहना है, उसको मोशन में आने से रोकता है। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको कहता है कि मोशन में ही रहो, उसको रेस्ट में आने से रोकता है। यानी कि स्टेट जो चेंज हो रहा है उस स्टेट को चेंज करने से रोकता है, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया समझ में आ गया। बहुत आसान टर्म है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होते हैं ना, इनर्शिया समझ में नहीं आया। अरे इनर्शिया कुछ है ही नहीं है बच्चों, बस रेसिस्ट करता है, रोकता है स्टेट चेंज करने को। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया बोलता है कि नहीं मैं मोशन में नहीं आने दूंगा, तुम रुके रहो रेस्ट में। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया बोलता है कि नहीं मैं तुमको रेस्ट में नहीं आने दूंगा, तुम मोशन में ही रहो। तो यही इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है बात। हम लोग इसको लिख लेंगे, व्हाट इज इनर्शिया। Inertia is that property of a body. Inertia is that property of a body due to inertia is that property of a body due to it resists रेसिस्ट मतलब क्या हो बच्चों, अपोज, मतलब रोकता है, ठीक है ना, अपोज, ठीक है ना। अ चेंज इन इट्स स्टेट, a change in its state of rest or uniform motion, of rest or uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। देखिए रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो हम सिंपल सी बात कह रही हैं कि इनर्शिया जो होता है बच्चों, इनर्शिया का काम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने से रोकता है, अपोज करता है, समझ में आ रही है, रेसिस्ट करता है, रोकता है कि नहीं आप रेस्ट में ही रहो। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको भी रेस्ट में आने से रोकता है। समझ में आ रही बात। यानी कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। समझ में आ रही है बात। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट रेसिस्ट या अपोज अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ आप रहोगे तो आपको हर एक पॉइंट का नोट्स खुद से नहीं बनाना पड़ेगी, आप कॉपी करते जाओ, आपका नोट्स बिल्कुल भी तैयार है। समझ में आ रही है। तो आपको इनर्शिया समझ में आ गया बच्चों कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है, एक अपोज प्रॉपर्टी है, एक रेसिस्ट प्रॉपर्टी है जो रेस्ट ऑब्जेक्ट को रोकता है मोशन में आने से या मोशन ऑब्जेक्ट को रोकता है रेस्ट में आने से। समझ में आ रही है, रेसिस्ट प्रॉपर्टी है, अपोज प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे if a body has more mass, it has more inertia, ठीक है ना, मोर इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों का क्या है सेम साइज है लेकिन मास अलग अलग है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे आप जस्ट एग्जाम्पल में लेती हूं आपको, क्रिकेट वगैरह तो आप लोग खेलते होगे, तो वहां पर जो एक आप समझ लो एक प्लास्टिक बॉल हो गया, ठीक है ना, और एक रबर वाला बॉल हो गया, ठीक है। मैं ये दो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ क्या कि आप लोग सब ये बॉल यूज करते हो क्रिकेट वगैरह खेलने में।
तो एक प्लास्टिक बॉल हो गया और एक रबर बॉल हो गया। आप खुद इमेजिन करो कि क्या होता है। कोई जैसे एक प्लास्टिक का बॉल है, उसको मारने में, किक करने में कम फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया क्या है, कम है। लेकिन जिसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया मतलब क्या हुआ कि उसको रोक रहा है कि नहीं। दो बॉल, एक आपके पास दो फुटबॉल है, एक हेवी फुटबॉल है, एक बहुत लाइट फुटबॉल है, ठीक है ना। दो फुटबॉल आपको रख के दे दिया गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किक करना है। आप देखना जो लाइट वाला फुटबॉल है, जो जिसका मास कम है, उसको आप इजीली किक कर दोगे। लेकिन जिसका मास ज्यादा है, उसको आपको किक करने में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है इसमें, इनर्शिया है। इनर्शिया क्या कर रहा है, रोक रहा है, उसको अपोज कर रहा है, मोशन से रोक रहा है। जो इनर्शिया था, लाइट मास कम था, उसका इनर्शिया कम था। जिसका मास ज्यादा था, इनर्शिया ज्यादा था, इसलिए उसको हम लोगों ने ज्यादा फोर्स लगाया, तभी वो किक हुआ। समझ में आया आपको इनर्शिया? इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है ना, रोकती है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, कहेगी रेस्ट में नहीं जाना है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कहेगी मोशन में नहीं जाना है। सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आने से रोकेगी, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने से रोकेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनर्शिया मेरा क्या होता है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रही है बात कि इनर्शिया क्या होता है? आई होप कि आप लोग को इनर्शिया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इनर्शिया जिसका मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर ले लेती हूं, जस्ट एग्जांपल लेती हूं। एक जो है हमारा यहां पर सेम साइज का बॉल है, इसका मास है 5 kg और इसका मास है 20 kg, ठीक है ना। सेम साइज का बॉल है, एक का मास है 5 kg और एक का मास है 20 kg। बताइए अब किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? हाँ, मान लिया कि ये दोनों मेरा कैसा है, रबर बॉल है, मान लेते हैं दोनों मेरा रबर का बॉल है, ठीक है ना। और इसका मास 5 kg और इसका मास 10 kg है। इन दोनों में आपको पूछेगा किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। आप देखो, आपको एक स्टोन दिए, हम जस्ट एग्जांपल एक स्टोन दिए, उसका वेट है 2 kg। एक स्टोन दिए जिसका वेट है 10 kg। तो आप 2 kg वाले स्टोन को इजीली पुश कर करके, इजीली फोर्स लगा करके मूव करा सकते हो। लेकिन जो 10 kg का स्टोन है, उसमें आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा इनर्शिया है, वो ज्यादा इनर्शिया है, ज्यादा अपोज कर रहा है, ज्यादा रोक रहा है। समझ में आ रही है? तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों, इनर्शिया 2 तरह के होते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, स्किप ना करिएगा।